हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 और इसका नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। इसमें हम लोग जानने वाले हैं कि डेमोक्रेसी क्या है और डेमोक्रेसी हमारे लिए जरूरी क्यों है। दोस्तों, ये वीडियो जो है मैंने बहुत ही शानदार तरीके से बनाया है और मेरा ना केवल आप लोगों से वादा है परंतु ये 100% दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद में इस चैप्टर से जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर होने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और पूरा देखें ताकि इस चैप्टर से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं वो आपको आसानी से समझ आ सके। तो चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये जो हमारी दुनिया है इसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं और जितने भी कंट्रीज हैं उनमें अपनी अपनी एक गवर्नमेंट होती है जो सारे कामकाज को देखती है और चलाती है। अब जो हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं उनको मुख्यतः अगर हम लोग बात करें तो दो रूप में डिवाइड कर सकते हैं। पहली होती है डेमोक्रेटिक और दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेटिक। तो ये पहली वाली जो है उससे जुड़ा हुआ हमारा चैप्टर है और उसके बारे में हम लोग आगे जानने वाले हैं। तो डेमोक्रेसी के बारे में जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसे लोगों के द्वारा चुना जाता है। सिंपल डेफिनेशन आपके सामने यहाँ पे रखी गई है। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें जो रूलर होता है उसे लोग चुनते हैं, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, डेमोक्रेसी। लेकिन दोस्तों, ये डेमोक्रेसी वाली डेफिनेशन जितनी सिंपल लगती है उतनी सिंपल नहीं है। दुनिया की बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट्स हैं जो अलग अलग प्रकार की डेमोक्रेसीज हैं, लेकिन वो वास्तव में पूर्णतः डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों नहीं है वो हम लोग आगे देखते हैं। म्यांमार में आर्मी रूल है और उन्हें लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया है और पूरी तरह से वहां पे कंट्री में आर्मी का रूल है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये डेमोक्रेसी है? बिल्कुल नहीं, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। और आगे की बात करें, एक डिक्टेटर तानाशाह पिनोशे जो चिली का है उसे भी लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किया गया है, वहां पे भी हम लोग कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी नहीं है। इसी प्रकार की बातें मोनार्कीज के भी लिए लागू होती है। मोनार्कीज का मतलब होता है जहाँ पे राजा महाराजा होते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया की अगर हम लोग बात करें तो सऊदी अरेबिया में क्या होता है, रॉयल फैमिली में जन्म लेते हैं वो राजा बनते हैं, तो वहां पे भी हम लोग डेमोक्रेसी नहीं मान सकते हैं। अब आगे बात कर रहे हैं कि केवल डेमोक्रेसी की इतनी ही डेफिनेशन जो है वो पर्याप्त नहीं है। मैंने आपको बोल दिया कि हमारा जो राजा है, हमारी सरकार को जो चलाने वाला है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत छोटी सी बात है। वास्तव में डेमोक्रेसी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक दूसरी बात और होती है। इसमें ये होता है कि वहां पे इलेक्शन होना चाहिए। अब ये बात कई बार मिसलीडिंग हो सकती है, इससे हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाए, क्योंकि इस समय जितने भी दुनिया में, वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना पसंद करते हैं। हालांकि सारे डेमोक्रेसी नहीं है, पर वो अपने आप को डेमोक्रेसी कहलाना क्यों चाहते हैं और वो डेमोक्रेसी क्यों नहीं है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है उनके बारे में। देखिए, उसमें क्या होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जितनी भी होती हैं उनके कुछ खास फीचर्स होते हैं। अगर वो खास फीचर्स किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट में मिलते हैं तो वो गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक हो सकती है, वरना जो दूसरी गवर्नमेंट है नॉन डेमोक्रेटिक हो सकती है। अब डेमोक्रेसी की ये फीचर्स क्या क्या हैं जो ये प्रूव करते हैं कि एक गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेटिक है या नहीं है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि हमारे जो रूलर्स हैं वो कौन रूलर्स हैं, वो एक शाही परिवार से संबंध रखते हैं या उन्हें लोगों के द्वारा चुना जाता है, या जो लोग हमारे यहाँ डिसीजंस लेते हैं उन्हें लोगों के द्वारा चुना गया है, हमारे ऑफिशियल्स कौन हैं। ये सारी बातें जानना बहुत ही जरूरी है। और हमारे देश में इलेक्शंस किस प्रकार से हो रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में इलेक्शन का बहुत अधिक रोल होता है और इलेक्शन जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री को पूर्णतः डेमोक्रेटिक साबित करते हैं। और उसके बाद में भी कई बार इलेक्शन होने के बाद में भी हमारे रूलर्स किस प्रकार के हैं, किस तरह से उनको इलेक्ट किया जाता है और क्या इन सारे प्रोसेस में इक्वलिटी है या नहीं, ये सारी चीजें हमें ध्यान में देनी पड़ती है। क्योंकि कई बार कुछ फीचर्स होने के बावजूद भी कोई गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं होती है। क्या सारे सिटीजन्स बराबर हैं, क्या उन्हें सारे अधिकार हैं, ये सारी बातें देखनी पड़ती है। अब देखिए, हम लोग डेमोक्रेसी की अंततः बात कर रहे हैं तो डेमोक्रेसी में जैसे मान लो कहीं पे भी रूलर को इलेक्ट किया जाता है तो उसे हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड है।
वहाँ पे डेमोक्रेसी की जो जितनी भी फीचर्स होते हैं सारे, वो वहाँ पे लागू नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो सिटीजन्स होते हैं उनको इलेक्शन का अधिकार तो है, लेकिन उनको इक्वलिटी का और अन्य जो अधिकार हैं वो नहीं होते हैं। तो हमारे जो मेन फीचर्स हैं, इन क्वेश्चंस जो निकल के आ रहे हैं हमारे सामने, उनको हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। इसको हम लोग जानेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा। मैं बात करता हूँ हमारे पड़ोसी एक देश है वहाँ की। अक्टूबर 1999 में वहाँ पे क्या हुआ था, परवेज मुशर्रफ नाम के पाकिस्तान के जनरल ने वहाँ की जो सरकार थी नवाज शरीफ की, उसको वहाँ से हटा दिया और उसने क्या किया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव बना लिया और उसके बाद में उन्होंने अपनी डेजिग्नेशन को चेंज कर लिया और वो प्रेसिडेंट बन गए। उन्होंने 2002 में एक रेफरेंडम का मतलब है सब लोगों के बीच में एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में ये पाया गया कि इनको 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब लोग उनको 5 साल के लिए और रूलर देखना चाहते थे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस समय पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशंस और जितने भी डेमोक्रेसी के एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो रेफरेंडम हुआ है, ये इन्होंने जो सर्वे करवाया है उसमें इन्होंने चीटिंगबाजी की है और चीटिंग करने के कारण से ये गलत है। अगस्त 2002 में फिर उन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला, उसमें इन्होंने पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी में बदलाव कर दिया। उसके अनुसार वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो नेशनल और प्रोविंशियल असेंबली, इसका मतलब वो लोग जिनको जनता चुनती है उनको भी डिसमिस कर सकता है। इसका मतलब सारी पावर जो है वो किसके पास चलेगी, जो परवेज मुशर्रफ जो थे प्रेसिडेंट थे उनके पास सारी पावर चलेगी और वो अगर वो चाहते तो ये नेशनल प्रोविंशियल असेंबली को भी डिसमिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार की डेमोक्रेसी हुई, ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई, ये तो मिलिट्री का राज हो गया। उसके बाद में क्या किया, इलेक्शन करवाए गए जिसमें नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज तो उनके कुछ लोग भी चुने गए, लेकिन इन सारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास में कोई पावर्स थे ही नहीं। जब इनके पास कोई पावर ही नहीं है और सारी पावर जनरल परवेज मुशर्रफ के पास में थी, तो उनका होना और ना होना कोई मतलब नहीं रखता है। तो क्या पाकिस्तान डेमोक्रेसी उस समय था? नहीं दोस्तों, पाकिस्तान में इलेक्शन हुए लेकिन डेमोक्रेसी वहां पे नहीं थी। अब आगे की बात करें, हालांकि लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना था, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना था, असेंबली भी वहाँ पे फॉर्म हुई थी, लेकिन उनके पास किसी प्रकार के पावर नहीं थे, उनके पास डिसीजन लेने का पावर नहीं था। और उनके पास जब पावर ही नहीं है तो वहाँ पे किस प्रकार की डेमोक्रेसी को हम लोग साबित कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसी प्रकार का उदाहरण जो है हमें डिक्टेटरशिप और मोनार्चीज में देखने को मिलते हैं। वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे इलेक्टेड पार्लियामेंट या गवर्नमेंट होती है, लेकिन रियल पावर जो होती है, रियल पावर उनके पास नहीं होती है। रियल पावर यहाँ पे किसके पास होती है, वहाँ की जो मोनार्कीज में राजा होते हैं या डिक्टेटरशिप में जो तानाशाह होते हैं उनके पास रियल पावर होती है। तो यहाँ पे हमारा पहला फीचर डेमोक्रेसी का निकल के आ रहा है, वो ये है कि डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास में होना मस्ट है, ऐसा होना ही चाहिए। मतलब जो लोग पावरफुल हैं, गवर्नमेंट में हैं, वो लोगों के द्वारा चुने हुए होने चाहिए, ना कि मोनार्की या डिक्टेटरशिप में होने चाहिए। चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना में हर 5 साल से वहाँ पे चुनाव होते हैं और वहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको एनपीसी हम लोग कहते हैं। और एनपीसी में क्या होता है, एक प्रेसिडेंट होता है और वहाँ पे उसके लगभग 3000 मेंबर्स होते हैं और उनमें से कुछ आर्मी से भी चुने गए हैं। लेकिन एक यहाँ पे मुख्य बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो सबसे बड़ी पार्टी है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका समर्थन इस व्यक्ति को होना जरूरी है। जो भी कोई व्यक्ति इस पार्टी या उससे जुड़ी हुई जो 8 पार्टियां हैं उनसे समर्थन रखता है या उनका समर्थन उसको होता है, वही चुनाव लड़ सकता है, वही जीत सकता है, वही वहाँ का प्रेसिडेंट बन सकता है, उसी के पास पावर होगी। अब यहाँ पे लोगों को इलेक्शन का अधिकार तो है, लोगों के पास में जो चॉइस होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। 1930 में मैक्सिको इंडिपेंडेंट हुआ था और उसके बाद में हर 6 साल से वहाँ पे इलेक्शन होता है और प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। वहाँ पे कभी भी मिलिट्री और डिक्टेटर रूल नहीं रहा है।
2000 के बाद में वहां पे इलेक्शन में केवल एक ही पार्टी जीतती आई है और उसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब देखो दोस्तों, क्या अपोजिशन वाली पार्टी इलेक्शंस नहीं लड़ती है? लड़ती है, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि PRI जो पार्टी है वो बहुत सारी डर्टी ट्रिक्स काम में लेती है इलेक्शन को जीतने के लिए। वो बहुत सारे ऐसे हथकंडे अपनाती है जिससे वो चुनाव को जीत लेती है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स होती हैं उनको अपने कवर में कर लेती है। स्कूल के जो टीचर्स होते हैं उनको कहते हैं कि लोगों को PRI के लिए मोटिवेट करो, और मीडिया वगैरह जो कोई भी उनका पोजीशन करता है उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है और उनको इग्नोर कर देते हैं। और कई बार पोलिंग बूथ हैं वो भी एंड टाइम पे शिफ्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए लोगों को वोटिंग में भी परेशानी होती है। और PRI जो पार्टी है वो इलेक्शन में बहुत सारा पैसा खर्च करती है, तो वहाँ पे इलेक्शन भी हो रहा है लेकिन सामने की जो पार्टीज है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे एक दूसरी बात हमारे सामने ये निकल के आ रही है कि इलेक्शंस जो वास्तव में हो रहे हैं वो फेयर तरीके से होने चाहिए। वहाँ पे सबको पूरा बराबर बराबर मौका मिलना चाहिए। क्या चाइना में ऐसा मौका मिल रहा है? चाइना में बिल्कुल ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि एक ही पार्टी और उसकी सहयोगी 8 पार्टियां हैं, केवल वो ही रूलर को डिसाइड करती है, प्रेसिडेंट को डिसाइड करती है, उनके अलावा किसी प्रकार का कोई ऑप्शन है ही नहीं। और अगर मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको के अंदर भी हमने जो पार्टी बताई है PRI, वो पावरफुल है और वो अपने पैसे का इस्तेमाल करती है, अपने पावर का इस्तेमाल करती है और इलेक्शन जीत लेती है, जो कि फेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार से डेमोक्रेसी होगी? हालांकि वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों के पास मौका है, लेकिन सामने वाली पार्टी के पास में और सामने वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनके पास में जीतने का मौका ही नहीं है, उनके पास चांसेज ही नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ी जो बात दूसरी है वो ये है कि इलेक्शन है वो फ्री और फेयर होने चाहिए। इसके अंदर ऐसा होना चाहिए कि जो पार्टी पावर में है उसके पास में जीतने के और हारने के बराबर चांसेस होने चाहिए, तभी उस देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यहाँ पे ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में बहुत बार देखा गया है लोगों को इक्वलिटी का अधिकार नहीं मिला है, लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं मिला है। अगर मैं सऊदी अरेबिया की बात करूं तो वहाँ पे विमेन को 2015 तक वोट करने का अधिकार नहीं था, तो कहाँ से इक्वलिटी हो गई? हर एक व्यक्ति को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। इस्टोनिया की अगर हम लोग बात करें तो इस्टोनिया में सिटीजनशिप रूल्स इस तरह से बनाए गए हैं कि वहाँ पे जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं उन्हें वोट करने का ढंग से अधिकार नहीं मिलता है। इसी प्रकार से फिजी नाम की एक कंट्री है, वहाँ पे इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह से है कि वहाँ के जो लोकल फिजी हैं उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा है और जो अन्य लोग हैं जो बाहर से आए हुए हैं उनके वोट की वैल्यू कम है। तो ये तो इक्वलिटी नहीं हुई। तो दोस्तों हमारे सामने एक तीसरा फीचर यहाँ पे निकल के आ रहा है और वो ये निकल के आ रहा है कि हर एक एडल्ट सिटीजन को वोट देने का अधिकार होना चाहिए और जितने भी वोट हैं उन सब की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, तभी वहां पे डेमोक्रेसी मानी जाएगी। रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स, लॉ का रूल हो और राइट्स का रेस्पेक्ट हो। जिम्बाब्वे का अगला हमारा एग्जांपल है। जिम्बाब्वे ने 1980 में इंडिपेंडेंस प्राप्त की थी वाइट माइनॉरिटी रूल से। उसके बाद से जानू PF एक पार्टी है जो फ्रीडम स्ट्रगल में इन्वॉल्व थी और इनके लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे, जिन्होंने इस फ्रीडम स्ट्रगल को लीड किया था। इंडिपेंडेंस के बाद से वो ही लगातार इलेक्शंस जीतते आए हैं और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, वो काफ़ी पॉपुलर हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किया है और समय के निकलने के बाद में उन्होंने क्या किया, बहुत बार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया और प्रेसिडेंट की जो पावर है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और उसको लोगों के प्रति कम रेस्पॉन्सिबल बना दिया। इसका मतलब उन्होंने क्या किया है, अपने पक्ष में सारे पावर को कर लिया है। अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर्स हैं उन्हें परेशान किया जाता है, उनकी मीटिंग्स को डिस्टर्ब किया जाता है। पब्लिक की तरफ से कोई भी अगर विरोध हो, कोई भी डेमोन्स्ट्रेशंस हो, तो वहाँ पे उन्हें इलीगल घोषित कर दिया जाता है। ऐसे कानून बनाए जाते हैं कि प्रेसिडेंट को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। टेलीविज़न, रेडियो और अन्य जो साधन हैं मीडिया के, उनको गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता है और न्यूज़पेपर्स वगैरह वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो कुछ भी उनके खिलाफ लिखते हैं तो उन्हें परेशान किया जाता है। और गवर्नमेंट जो है
कोर्ट के जजमेंट वगैरह उन सबको भी नहीं मानती है और कई बार जजेस को फोर्सफुली निकाल भी दिया जाता है। जिम्बाब्वे के एग्जाम्पल ने हमारे सामने ये बात रख दी है कि रूलर जो है उसका डेमोक्रेसी में पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए और पूरी तरह से वो डेमोक्रेटिक होना चाहिए। अगर रूलर अनडेमोक्रेटिक होगा और गवर्नमेंट अनडेमोक्रेटिक होगी तो रूलर जो है वो धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक या तानाशाह बन जाएगा और तानाशाह बनने के बाद में जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उनके पास में किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं होंगे। और इलेक्शंस किस प्रकार से होते हैं वहाँ पे ये भी बात ध्यान देने लायक है। और जितने भी लोग अपोजिशन वाले हैं उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज और अन्य तरह की एक्टिविटीज हैं उनको करने की पूरी पूरी छूट होनी चाहिए। इसका मतलब जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास में कुछ ना कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए। वो सोचने के लिए, अपनी ओपिनियन को रखने के लिए और अपने आइडियाज़ को प्रस्तुत करने के लिए फ्री होने चाहिए। अगर उनके पास में ये आज़ादी नहीं है, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी नहीं है, कोई पॉलिटिकल एक्शन लेने की आज़ादी नहीं है, तो फिर वो किस प्रकार की डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। हर कोई व्यक्ति कानून की सामने बराबर होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट पे हो या वो कितना भी गरीब इंसान हो, क्योंकि जुडिशरी जो है, ये जो न्याय व्यवस्था है, वो सबसे ऊपर होती है और उसे सबको मानना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे हमें मानते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि हो सकता है इलेक्शंस हो रहे हों और इलेक्शंस के द्वारा कोई गवर्नमेंट चुनी जा रही हो, लेकिन फिर भी वो डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखती है और डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखने के बाद में वो डेमोक्रेसी को नहीं फॉलो करती है। और हो सकता है वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनको रेस्पेक्ट नहीं मिलता हो, उनके अधिकार नहीं मिलते हैं। डेमोक्रेसी में जितने भी मुख्य निर्णय लिए जाते हैं उनको बहुत अधिक सोच विचार के लिया जाता है। डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी ऑफिसेज होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनको दे दी जाती है जो कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज के द्वारा मिलती है। और हर एक व्यक्ति जनता के प्रति जवाबदेह रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए हमारे सामने ये डेमोक्रेसी का फोर्थ फीचर निकल के आता है और वो ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और सिटीजन के जो राइट्स है उनसे बंधी हुई होती है, क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का जो मुख्य लक्ष्य है वो यही होता है कि वो अपने सिटीजन्स को मैक्सिमम फ्रीडम और उनका वेलफेयर कर सके। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ फीचर जो है डेमोक्रेसी का वो निकल के आया है। अब इसको हम लोग अगर समअप करना चाहें, शॉर्ट में कहना चाहें डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी के अंदर ऐसे रूलर्स होते हैं जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ में हमें ये याद रखना होता है ये जो लोग चुने जाते हैं वो डेमोक्रेसी में पूरा पूरा विश्वास रखें। पहली बात यहाँ पे ये है कि हमारे जो रूलर्स हैं वो लोगों के द्वारा चुने हुए होने चाहिए और वही रूलर्स फिर डिसीजंस ले सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इलेक्शंस के अंदर फेयर अपॉर्चुनिटी सभी को होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी से संबंध रखते हों। और इसी के साथ साथ में जितने भी लोग हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी, समानता मिलनी चाहिए। और इसी के साथ साथ में हमें यहाँ पे ये भी बात जाननी है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है, उसके बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं और सिटीजन को बेसिक जो राइट्स हैं वो भी मिलने चाहिए। तो ये चारों बातें जहाँ पे साबित होती है वो सच में एक सही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो सकती है। डेमोक्रेसी की अगेंस्ट में भी कुछ पॉइंट्स आते हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स आते हैं। वो सारे कौन से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? वो ये होता है कि डेमोक्रेसी में लीडर्स समय समय पर बदलते रहते हैं, तो इससे गवर्नमेंट इनस्टेबल होती है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले होता रहता है, तो इसके अंदर क्या होता है, मोरलिटी का कहीं स्थान नहीं होता है। डेमोक्रेसी जो होती है उसमें कंसल्टेशन ज़्यादा होता है, तो जितने भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उनमें टाइम लगता है। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो लोगों के कई बार बेस्ट इंटरेस्ट को नहीं जान पाते हैं, तो डिसीजंस गलत हो सकते हैं। डेमोक्रेसी में करप्शन भी हमें देखने को मिलता है और उसी के साथ साथ में हो सकता है कई बार ऑर्डिनरी पीपल ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हमें किसको चुनना है और किसको छोड़ना है। डेमोक्रेसी वास्तव में एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है सारी समस्याओं का। डेमोक्रेसी के कारण से
हमारे देश में अभी तक गरीबी दूर नहीं हो पाई है, ना ही दूसरे देशों में गरीबी दूर हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होना तो जरूरी है, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी लोगों से बहुत सारी गलतियां हो सकती है, वहाँ पे डिसीजंस डिले हो सकते हैं। ये भी सच है कि डेमोक्रेसी में समय समय पे लीडरशिप बदली जाती है और इसके कारण से कई बार गवर्नमेंट की इफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ता है। इन आर्गुमेंट से ये लगता है कि डेमोक्रेसी जो है वो आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? रियल में हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो ये है कि वास्तव में क्या डेमोक्रेसी जो हमारे सामने दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं उनसे अच्छी है या नहीं है? चलिए इसे जानते हैं। 1958 से 61 की अगर हम लोग बात करें तो चाइना में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था और ये दुनिया के इतिहास में दर्ज है। उस समय लगभग 3 करोड़ लोग इस समय पे मारे गए थे। उस समय इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी चाइना की तुलना में, लेकिन उस समय इंडिया में इतने बुरे हालात नहीं हुए थे। दोस्तों मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं इंडिया और चाइना का। देखिए इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। अब इंडिया में जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो इंडिया के लोगों की जो फूड स्कैसिटी थी, फूड की जो कमी थी, उसकी चिंता इंडियन गवर्नमेंट ने की, लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया और इसी के कारण से इतना बड़ा नुकसान चाइना को झेलना पड़ा। इतना बड़ा जो अकाल पड़ा था, फेमिन हुआ था, वो किसी भी इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आज तक नहीं हुआ था। और चाइना में अगर मल्टी पार्टी सिस्टम होता तो जो विरोधी पार्टी हैं वो चाइना की गवर्नमेंट की पॉलिसीज का विरोध करती और इस तरह की स्थितियां वहाँ पे नहीं होती। इसी कारण से डेमोक्रेसी को जो अन्य गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं उनसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आम आदमी के लिए सबसे अच्छी गवर्नमेंट मानी जाती है। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, हाँ वो कई बार लोगों की जो जरूरत होती है उनके अनुसार एक्शन लेती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो रूलर्स हैं वो कौन से लोग हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि रूलर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो एक विशेष समुदाय, सोसाइटी, ग्रुप के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो वो ऐसे नियम, कायदे, कानून बनाएंगे, ऐसे काम करेंगे जो उनसे जुड़े हुए होंगे या उनको फायदा देने वाले लोगों को फायदा पहुंचाएंगे, और किसी विशेष ग्रुप को वो छोड़ सकते हैं, उसको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोगों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए बेटर गवर्नमेंट होती है क्योंकि ये अपने आप में रेस्पॉन्सिबल होती है लोगों की सारी समस्याओं के लिए, लोगों के विकास के लिए, और ये लोगों के प्रति जवाबदेह या रेस्पॉन्सिबल होती है। एक दूसरा कारण जिसके कारण से डेमोक्रेसी को चुना जाता है वो ये है कि डेमोक्रेसी में जितने भी नियम, कायदे, कानून बनाए जाते हैं उनमें काफ़ी कंसल्टेशन और डिस्कशन होता है। हो सकता है एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या तीन व्यक्ति गलत डिसीजन ले ले, लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ में मिलते हैं, जुड़ते हैं, डिस्कशन करते हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा टाइम लगे, तो वहाँ पे क्या होगा, डिसीजन सोच समझ के लिया जाएगा और इस कारण से डिसीजन जो होगा वो बहुत सही होगा और जो डिसीजन होगा वो डेमोक्रेसी को आगे लेके जाएगा और वो किसी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को पैदा नहीं करेगा। अगला हमारा पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि हमारा जैसा देश है जिसमें सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावे, अलग अलग प्रकार के खान पान के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे केवल डेमोक्रेसी ही ऐसी गवर्नमेंट है जो सबको प्राथमिकता दे सकती है और सारे लोगों के साथ में तालमेल बिठा के आगे बढ़ सकती है। अगर कोई अन्य प्रकार की गवर्नमेंट हुई तो वो इन सब लोगों को साथ में लेके नहीं चल सकती है। अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है और एक ग्रुप पावरफुल होता है तो वो क्या करेगा, अपने नियम, कायदे, कानून चलाएगा और इससे अन्य लोगों में दुख और निराशा की भावना आ जाएगी। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जब आम जनता के बारे में सोचती है, उन्हें समस्याओं का सॉल्यूशन मिलता है, तो वास्तव में वो सही डेमोक्रेसी बन जाती है। वहाँ पे सब लोग विनर बनते हैं, कोई भी लूजर नहीं बनता है। इसीलिए दुनिया में इंडिया की जो डेमोक्रेसी है उसका उदाहरण सबके सामने रखा जाता है, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग साथ में मिलजुल के रहते हैं। ये जो तीन आर्गुमेंट्स थे वो गवर्नमेंट की क्वालिटी और सोशल लाइफ है
उसके डेमोक्रेसी पे क्या इफेक्ट्स हैं उनके बारे में थे। लेकिन सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट आर्गुमेंट डेमोक्रेसी का है वो ये है कि डेमोक्रेसी का सिटीजन्स के प्रति बहुत बड़ा रोल होता है। डेमोक्रेसी में हमेशा ऐसे नियम बनाए जाते हैं जो सिटीजन्स के लिए फायदेमंद होते हैं, और अन्य किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स के बारे में इतना अधिक नहीं सोचती है। डेमोक्रेसी में हर एक सिटीजन की डिग्निटी को ध्यान में रखा जाता है, उन्हें इक्वलिटी का अधिकार दिया जाता है और उन्हें हर प्रकार की छूट आज़ादी मिलती है ताकि वो हर प्रकार से अपने आप को आज़ाद वहाँ पे महसूस कर सकें, और उन्हें पूरा पूरा विकास करने का मौका मिलता है। और उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो हमेशा उनके विकास के लिए काम करती है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका देती है। अंततः हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो अन्य गवर्नमेंट से बेहतर है, क्योंकि वो अपनी खुद की गलतियों को सुधार लेती है। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डेमोक्रेसी में गलती नहीं होगी, डेमोक्रेसी में भी गलती हो सकती है और अन्य प्रकार की जो गवर्नमेंट है उनमें भी गलतियां हो सकती है। लेकिन डेमोक्रेसी में एक ये एडवांटेज है कि यहाँ पे मिस्टेक्स होने की संभावना कम रहती है, और अगर मिस्टेक्स होती है तो वो छुपती नहीं है, उसे सुधारने की गुंजाइश होती है और इन मिस्टेक्स पर डिस्कशन भी हो सकता है और सुधार की भी गुंजाइश हो सकती है। रूलर्स अपने नियम कायदे कानूनों को बदल भी सकते हैं, इसी कारण से इसे प्रेफरेंस दी जाती है, जबकि नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्रेफरेंस नहीं दी जाती है। लोग समराइज करें तो हम लोग ये कह सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर सब कुछ तो नहीं है और सारी समस्याओं का सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी से बेहतर हमारे पास कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। डेमोक्रेसी में गुड डिसीजंस के चांसेस अच्छे हैं, लोगों को अच्छा रेस्पेक्ट मिलता है, उनकी इच्छाओं का सम्मान होता है और उन्हें जीवन जीने की पूरी तरह से आज़ादी मिलती है। और अगर किसी प्रकार से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उसमें सुधार भी कर दिया जाता है और उनके अधिकारों का पूरा पूरा सम्मान किया जाता है। इसीलिए डेमोक्रेसी को सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। अब डेमोक्रेसी का जो ब्रॉडर मीनिंग है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। अब तक आपके सामने ये क्लियर हो चुका होगा कि डेमोक्रेसी क्या है, और डेमोक्रेसी की जो सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म जो हमें देखने को मिलती है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। और जितने भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं उनमें सारे लोग रूल नहीं करते हैं, वो अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को पावर्स देते हैं, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और यही रिप्रेजेंटेटिव्स उनके बिहाफ पे रूल करते हैं और उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस का निर्माण करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आजकल जो हमारी डेमोक्रेसी है उसमें नंबर ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है और सब लोगों को गवर्नमेंट में शामिल करना हमारे लिए संभव नहीं है, इसलिए वो लोग कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं। और अगर हमारे देश में बहुत अधिक जनसंख्या है, हमारे पास में जितने भी सिटीजन्स हैं उनके पास में एक समय उपलब्ध हो या नहीं हो, और अगर वो एक जगह इकट्ठे भी हो सकते हैं तो कई बार सिटीजन होते हैं उनके पास में टाइम नहीं होता है या उनकी इच्छा नहीं होता है कि इन डिसीजंस में वो पार्टिसिपेट करें, तो वहाँ पे क्या होता है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो आसानी से इस काम को कर लेते हैं। कई बार डेमोक्रेसी जो है कुछ गवर्नमेंट के बजाय ऑर्गेनाइजेशंस को भी कहा जाता है। हमारी फैमिली डेमोक्रेटिक है क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर हम लोग जब भी निर्णय लेते हैं तो मेरे पास और मेरे पिताजी के पास में जो अधिकार होते हैं वो बराबर होते हैं। तो ये एक डेमोक्रेसी का उदाहरण हो गया। और मुझे वो टीचर पसंद नहीं है जो ज़बरदस्ती अपनी राय को बच्चों पे थोपते हैं, मुझे वो टीचर पसंद है जो प्यार से सारी चीज़ों को समझाते हैं। ये डेमोक्रेसी के हमारे सामने हमारी सोसाइटी में उदाहरण देखने को मिल रहे हैं। अगर एक परिवार में एक फैमिली मेम्बर या एक लीडर इम्पोर्टेंट हो, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं हो, तो वो डेमोक्रेसी की बात कैसे कर सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी में इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि डेमोक्रेसी में जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं उनसे जुड़े हुए निर्णय लिए जाते हैं और उसमें सबका भला होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत अधिक पावरफुल हो, हम लोग जो नियम कायदे कानून बनाएंगे उससे उनको फ़ायदा होगा और अन्य लोगों को नुकसान हो जाएगा। वास्तव में अगर ट्रू डेमोक्रेसी की हम लोग बात करें तो ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है कि उस देश के अंदर ट्रू डेमोक्रेसी है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता है और सबको अपने अपने अधिकार बराबर रूप से मिलते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर हर एक सिटीजन को डिसीजन मेकिंग में इक्वल रोल मिलना चाहिए।
इसका मतलब ये नहीं है कि उनको वोट करने का अधिकार मिले, उन लोगों को इंफॉर्मेशन का, बेसिक एजुकेशन का, इक्वल रिसोर्सेज का और जितने भी कमिटमेंट है सबका अधिकार उन लोगों को बराबर बराबर मिलना चाहिए। अगर ये इन आइडियल्स को सीरियसली लिया जाए तो वास्तव में डेमोक्रेसी इस दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिल सकती है। पर इनमें से कुछ बातें ऐसी हैं जो डिसाइड करती है कि कई कंट्रीज में मिनिमल डेमोक्रेसी है और कहीं में अच्छी डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। आज के समय की अगर हम लोग बात करें तो आज के समय में जो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो है लोगों के द्वारा चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रूल किया जाना। लेकिन मान लो अगर कोई कम्युनिटी छोटी है तो उनके डेमोक्रेटिक डिसीजंस या उनके जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं उनके लिए अन्य रास्ते भी अपनाए जा सकते हैं ताकि उन लोगों से जुड़े हुए निर्णय हैं उन्हें भी लिए जा सकें। ये वैसा ही है जैसा कि ग्राम सभा के अंदर सारे लोग मिलजुल के सबके भलाई के लिए काम करते हैं। इसका मतलब दुनिया के किसी भी कंट्री में परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी के हमने बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन ये सारे फीचर्स अगर कहीं पे हो जाएं तो वो एक आइडियल डेमोक्रेसी बन जाएगी। हर एक डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी बनने का प्रयास करती है, लेकिन इसे हासिल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी की तुलना दूसरी गवर्नमेंट से की जाए जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल, तो हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको अधिक ऑप्शंस, अधिक फ्रीडम, अधिक सिक्योरिटी मिलती है। वास्तव में जितनी भी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं वो नहीं चाहती कि उनके सिटीजन्स हैं वो पॉलिटिक्स में पार्ट लें, लेकिन डेमोक्रेसी जो है वो ये चाहती है कि उनके सिटीजन्स हैं वो पूरी तरह से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करें और उनके अधिकारों का ध्यान रखा जाए। इसी कारण से डेमोक्रेसी जो है सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानी जाती है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस क्लास के अन्य वीडियोस को देखने के लिए, साथ ही साथ इस क्लास के अन्य सब्जेक्ट को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।